दोस्तों ये बुक है दुनिया के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति इलोन मस्क की, जिन्होंने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। ये बुक असले वेंस द्वारा लिखी गई है, जिसमें बताया गया किस तरह से इलोन मस्क दुनिया के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और इस बुक में जानेंगे कैसे इलोन मस्क आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये बुक 2015 में आई थी, जिसे दुनिया के सबसे फेमस टेक्नोलॉजी राइटर ने लिखी है, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी कुछ अच्छी स्टोरियाँ लिखी हुई है और जो ब्लूमबर्ग बिजनेस के लिए भी एक अच्छे होस्ट साबित हुए हैं। उनकी यह बुक इलोन मस्क पर लिखी हुई दुनिया की सबसे बेस्ट बुक साबित हुई है। यह साल 2000 की है, जब सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर से इंटरनेट का भूत उतर चुका था और अब time.com का आया था, जिसके चलते बड़े बड़े बिजनेस इन्वेस्टर भी किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाने से कतरा रहे थे। और सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचा हुआ था, वो था ट्विटर और फेसबुक, जो धीरे धीरे मार्केट में उतर रहे थे। और इस टाइम पे कुछ लोगों का मानना था कि अब टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली है, लेकिन इसी बीच इलोन मस्क की एंट्री होती है और इसी बीच वो एक .com का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इस टाइम मस्क ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उन्होंने जिप्टो नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसे उन्होंने $22 मिलियन में बेचा था। और ये जिप्टो एक गूगल मैप की तरह एक सॉफ्टवेयर थी, जो न्यूज़पेपर कंपनी को ऑनलाइन सिटी गाइड सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। इस कंपनी को 1995 में ग्रेग कोरी और इलोन मस्क के दोनों भाई ने मिलकर बनाई थी, जिसे बाद में कॉम्पैक कंपनी ने खरीदा था और इससे इलोन मस्क ने $22 मिलियन कमाया था। लेकिन मस्क इतने में नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने उसी पैसे से X.com नाम की एक कंपनी खोली, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वाली बैंकिंग कंपनी थी, जो आगे चलकर पेपल नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई थी, जिससे इलोन मस्क और भी अमीर हो गए। और फिर वो सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजल्स रहने चले गए, जहाँ पर उन्होंने टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, कार, एरोस्पेस और सोलर इंडस्ट्री में सबसे दिग्गज कंपनियाँ बनकर उभरी, जिन कंपनी ने आज की दुनिया को बदल कर रख दिया। जिसके बाद पता चल गया कि इलोन मस्क बाकी लोगों से हटकर कुछ बनाने वाले व्यक्ति, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। और इस तरह इलोन मस्क कहते हैं, अगर हमने कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी ढूंढ ली और हम मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बन जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। आज मस्क अलग अलग देशों में दुनिया भर के लोगों को काम देते हैं और आज उनकी नेटवर्थ करीबन $200 बिलियन है। इलोन मस्क के नाना जोशुआ हेल्डीमैन कनाडा से अफ्रीका तक हवाई जहाज़ उड़ाते थे। माइग्रेंट होने के लिए उन्होंने अपने परिवार को प्रिटोरिया लेकर चले गए और वो वहाँ जाकर सेटल हो गए। और फिर मैं, हेल्डीमैन और एरोल मस्क एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, जिसके कारण बड़े होकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्दी ही इलोन मस्क का जन्म होता है। मस्क का जन्म 28 जून 1971 में होता है। मस्क के पिता एरोल मस्क एक पेशेवर इंजीनियर होते हैं और उनकी माँ मे मस्क एक डेंटिस्ट होती है। और फिर इलोन के बाद और 2 बच्चों का जन्म होता है, किम्बल और टोस्का का। ये बात तब की होती है जब इलोन मस्क 5 साल के होते हैं। उनके अंदर का टैलेंट दिखना चालू हो जाता है। वो घंटों किताबों में डूबे रहते हैं। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स और द हिचहाइकर और गाइड टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा बुक में से एक होती है। और वो अपने पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 सेट रखते थे, जिनको तब पढ़ते थे जब उनकी किताबें ख़त्म हो जाती थी। मस्क का परिवार बचपन से ही खुशहाल परिवार था, लेकिन जब इलोन 8 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो जाता है, जिसके बाद दोनों भाई किम्बल और इलोन अपने पिता के साथ रहने लगते हैं। लेकिन उनके पिता कुछ खुशमिजाज आदमी नहीं होते, जिसके चलते इलोन का बचपन खुशहाली में नहीं बल्कि मुश्किल से कटता है। इलोन मस्क तब 10 साल के होते जब उनको पहली बार कंप्यूटर दिखता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उसे खरीदने की जिद करते हैं। और इलोन मस्क के पिता उन्हें ये कंप्यूटर दिला देते हैं और 3 दिनों तक लगातार प्रोग्रामिंग सीखते हैं। और फिर बाद में अपने भाई किम्बल और कज़न पीटर लैंडन होममेड रॉकेट एक्सप्लोसिव बनाते हैं। और फिर जब इलोन मस्क का स्कूल जाने का टाइम आया तो स्कूल में उनको काफ़ी परेशान किया गया, तो स्कूल में अक्सर बुली किया जाता था। और फिर एक दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे उनके माइंड पर एक गहरा असर पड़ा। मस्क सीढ़ियों में बैठकर कुछ खा रहे थे और जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से लात मारी तो एक जोर के धक्के से वो नीचे गिर गए और फिर उस लड़के ने उनके ऊपर मुक्के की बरसात कर दी। इस पिटाई से उनको इतनी चोट आई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ गया और जिसमें उनको ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। उसके बाद वो स्कूल जाने लायक नहीं बचे थे
पूरे 4 साल तक उसी खौफ से जीते रहे और वो स्कूल में बदमाश गैंग हमेशा परेशान करता था। और फिर इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने अपना स्कूल बदल दिया। और जब इलोन मस्क 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर अमेरिका जाने का मन बनाया। उन्हें लगता था कि साउथ अफ्रीका में उनके लिए बड़ा स्कोप नहीं है, जबकि उन्हें अमेरिका में काफ़ी बड़े मौके मिल सकते हैं, जिससे कि उनका करियर बेटर हो जाएगा। और साथ ही वो सिलिकॉन वैली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और फिर जब उन्हें कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो उन्हें वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। कनाडा में उनके शुरुआत के दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब बीते, लेकिन उनके पास कनाडा जाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई भी चांस नहीं था। और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ रिश्तेदारों को ढूंढा और अपने लिए रहने की व्यवस्था बनाई। और फिर वो अपना 18वां जन्मदिन ऐसे लोगों के साथ मनाते जिनको जानते तक नहीं है। इस टाइम मस्क ऐसे काम करते जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किए भी नहीं होते। किम्बल के कनाडा आने के बाद सन 1990 में ओंटारियो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात जस्टिन विल्सन से होती है। आगे चलकर वो शादी करते हैं। और इस बीच कॉलेज की पढ़ाई से मस्क की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं और वो स्पेस और एनर्जी की बातें करते थे, जिससे कि क्लासमेट उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मस्क के विचार किसी से भी नहीं मिलते थे। और मस्क हर टाइम पे कंप्यूटर ठीक किया करते थे, जिससे उनकी एक्स्ट्रा कमाई होती थी। वो अपने क्लासमेट को स्पेयर पार्ट भी बेचा करते थे। 2 साल के बाद उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में दोनों में पढ़ाई की है। और वो अक्सर अपने यूनिवर्सिटी के लंच के दौरान अपने सपनों के बारे में डिस्कशन किया करते थे। और उनके एक खास दोस्त ने मिलकर वाइल्ड पार्टी ऑर्गेनाइज की और लोग पार्टी में आने के लिए $5 के हिसाब से पैसा देते थे। और मस्क अपने क्लास में कई तरह के बिजनेस आइडिया सोचा करते थे। उनका ऐसा एक आइडिया था जो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर का कॉन्सेप्ट था, जो सोलर पावर का महत्व बताता था। जिसमें बताया गया था कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में वृद्धि होगी और सोलर पावर प्लांट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएंगे और सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताते हैं जो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। और उन्होंने एक अल्ट्रा कैपेसिटर के बारे में भी पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया था कि एक ऐसी प्रकार की बैटरी सेल जो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, जिसको रिचार्ज किया जा सकता है और इसमें 100 गुना ज़्यादा पावर दे सकती है, जो बाकी कैपेसिटर से ज़्यादा ताकतवर है। एलोन मस्क ने बहुत पहले ही इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट के बारे में सोच लिया था, जिसको देखकर उनके प्रोफेसर ने लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की और मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट का हल ढूंढने के कारण उन्हें अप्रिशिएट किया गया। और उनके प्रोफेसर को मालूम था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और मस्क भी इसको बहुत अच्छे से जानते थे। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद मस्क के दिमाग में सबसे पहला आइडिया ये आया कि क्यों ना एक वीडियो गेम्स बना लिया जाए। इलोन मस्क बहुत पहले से ये चाहते थे कि उनको एक ऐसा करियर मिले जिससे कि वो पूरी दुनिया बदल सके। वो हमेशा से ही स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखते थे। उन्हें यकीन था कि ये आने वाला कल है, जो कि आने वाले भविष्य में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इसमें उनको इतना प्रॉफिट दिख रहा था कि सिलिकॉन वैली तक इसके पोस्टर छपाने में बिजी हो गया था और मस्क दुनिया को विनाश से बचाने के लिए तैयार थे। और फिर 1994 में किम्बल और इलोन मस्क को एक इंटरनेट बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। और पढ़ाई पूरी करने के बाद इलोन मस्क और किम्बल ने मिलकर अपनी एक स्टार्टअप कंपनी खोली, जिसका नाम जिप2 रखा गया, जो कंपनी एस्टेब्लिश मैप और उनकी जानकारी देती थी। और मस्क इस वेबसाइट की कोडिंग करते थे और किम्बल इस साइट को बेचने का काम करते थे। किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज़्यादातर बिजनेसमैन को पता भी नहीं था कि जिप2 नाम की क्या चीज़ है। इसके चलते उन्हें अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर आखिरकार एक बार एक इन्वेस्टर को इसमें इंटरेस्ट दिखा और उसने $3 मिलियन इन्वेस्ट किया। और फिर जिप2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाई देना शुरू कर दिया। 1998 में इस कंपनी को $300 मिलियन पे सिटी सर्च के साथ जोड़ दिया गया, जो कि पहले से उनका कॉम्पिटिटर था। और फिर इस तरह से इलोन मस्क का .com का आइडिया एक सही साबित हुआ। जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप2 को खरीदा तो इलोन मस्क CEO बनना चाहते थे। और इस बीच उन्हें जिप2 से $22 मिलियन मिला, जिससे वो एक अमेरिका के मल्टी मिलियनर बन चुके थे। उनके पास एक बड़ा अपार्टमेंट और एक प्लेन, साथ में एक स्पोर्ट्स कार थी। और फिर इसके बाद इलोन मस्क के दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का आइडिया आया और इस आइडिया को उन्होंने अपने सीनियर के साथ डिस्कस किया।
और हाल ही में दिक्कत ये हुई थी, 1990 के टाइम पे लोग किताबें खरीदने के लिए डरते थे क्योंकि ऑनलाइन वो क्रेडिट कार्ड का नंबर देना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी मस्क नहीं माने और उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग का आइडिया अपने दिमाग में रखा और उसे आगे बढ़ाने की सोची। और फिर इस नए प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जिप्टू से मिले हुए $12 बिलियन इन्वेस्ट किया और जिस कंपनी का नाम रखा X.com, जो कंपनी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट किया करती थी। और बाकी फाउंडर्स का तो ये भी कहना था कि इलॉन मस्क को जो एक चीज़ है जो बाकी से अलग बनाती है वो है कि वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। वैसे तो मस्क का ये आइडिया एकदम सिंपल था, लेकिन X.com ने बैंकिंग सेक्टर की दुनिया बदल कर रख दी। मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर निकले थे, लेकिन वो मानते थे कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है, उनसे कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि मस्क ने जिप्टू के लिए इन्वेस्टर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन रखा, उन्होंने लोगों को पावरफुल स्पीच दिया और इंजीनियर को अपने साथ काम करने के लिए इनकरेज किया। और इसी तरह X.com भी एक फिनटेक सर्विस कंपनी थी, बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FD लाइसेंस, इंश्योरेंस करवाती थी और इस तरह की कई सुविधाएं देते थे। और 1999 में जब इलोन वेबसाइट पर लाइव आए तो उन्होंने पूरे 48 घंटे अपने ऑफिस में बिताया, जो एक बड़ी सोचने वाली बात थी। और इस तरह मस्क ने X.com को एक रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम बनाया है, जिसे बाद में पेपल के साथ मर्ज कर दिया गया और इसे पेपल नाम दिया गया। और इसमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सिर्फ ईमेल ही काफ़ी था। और इस तरह कुछ ही महीने के अंदर पेपल 2 लाख क्लाइंट तक पहुंच गया, जिसके चलते पैसे का ट्रांजैक्शन आसान हो गया, जबकि इसी प्रोसेस को करने में बैंक कई दिन लगा देते थे। और फिर मार्च 2020 में X.com अपने कॉम्पिटिटर Confinity.com के साथ मर्ज हो जाता है और इलोन मस्क के पास ज़्यादा शेयर होने के कारण इस कंपनी का नाम X.com ही होता है। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता। X.com और Confinity के बीच अनबन स्टार्ट हो जाती है, जिसका कारण होता है इनका कल्चर और वर्क डिसीजन मेकिंग, जो दोनों का डिफरेंट होता है, जिसके चलते एम्प्लॉय के बीच में 2 ग्रुप बन जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप इलोन मस्क को बाहर निकालना चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप Confinity के CEO पीटर थियल को उस कंपनी का CEO बनाना चाहता था। इस दौरान मस्क की नई शादी हो रखी हो, इस बीच कंपनी के अंदर मामला बहुत बिगड़ चुका था और मामला हाथ से निकल चुका था और मस्क अपनी जगह खो बैठते हैं। और कंपनी 2001 में दोबारा से रीब्रांड होती है, जिसका नाम बाद में X.com से पेपल रख दिया जाता है। वो पेपल में अपनी जगह तो खो बैठते हैं, लेकिन उनकी जॉब सिक्योर होती है और वो दोबारा उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पेपल के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बनकर उभरते हैं। इस बीच हर कंपनी का .com का भूख उतर रहा था और सारी टेक कंपनियां बिक रही थी। और मस्क ने भी बोर्ड को ये ऑफर ठुकराने के लिए कहा था, क्योंकि इस टाइम पेपल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर 240 मिलियन हो चुका था और ये कंपनी अब पैरों पर मजबूती से खड़ी थी, जो कि आने वाले टाइम पे पब्लिक हो सकती थी। लेकिन तभी 2002 में eBay ने पेपल को 1.5 बिलियन में एक ऑफ़र देकर खरीद लिया। और इसके बाद कंपनी eBay में जाने के बाद इलोन मस्क को $180 मिलियन मिले। साल 2001 में मस्क सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए थे और पेपल से निकलने के बाद उनका दिमाग स्पेस ट्रैवल और रॉकेट पर चला, जिसके लिए लॉस एंजलिस एक बढ़िया जगह थी, जहां का मौसम एरोनॉटिक्स के हिसाब से एकदम सही था। और फिर मस्क ने अपने जैसे कुछ और लोग भी ढूंढे और उस ग्रुप का नाम मार्स सोसाइटी रखा, जिस ग्रुप में वो क्यूरियस लोग थे जो मार्स पर जीवन बसाना चाहते थे। और इन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम ट्रांसलाइफ मिशन था, जिसके लिए मस्क ने अपने $5 लाख भी लगा दिए थे। लेकिन मस्क ने जब एक दिन नासा की वेबसाइट विजिट की तो उन्हें पता चला कि नासा के पास कोई भी एक्सप्लोरेशन और कोई भी एग्जिट शेड्यूल नहीं है जिससे कि वो मार्स पर जा सके। तो उन्हें ये देखकर काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई और फिर मस्क ने एरोस्पेस की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और साथ में रॉकेट शिप के लिए टैलेंटेड इंजीनियर ढूंढना शुरू कर दिए और उनके साथ काम करने लगे। और शुरू में कम बजट वाले रॉकेट्स पर स्टडी की और उस टाइम सिर्फ रशियन ही रॉकेट बनाते थे, जबकि बोइंग और लोकहील के रॉकेट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे। लेकिन इलोन मस्क इनसे सस्ते और कमर्शियल रॉकेट बनाना चाहते थे, जो कि बड़े बड़े सैटेलाइट उठा सके और उन्हें अंतरिक्ष में भेज सके। स्पेस एक्स को लेकर मस्क बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन इस बीच उनके घर में एक खुशखबरी आती है
लेकिन वही दुखद घटना बन जाती है। बात ये होती है कि उनकी पत्नी जस्टिन एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम नवाडा रखा जाता है, लेकिन 10 दिन के अंदर ही उस बच्चे की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इलोन मस्क बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसका कारण ये होता है कि एक दिन रात को नवाडा गहरी नींद में सोया होता है। वो देखते हैं कि अचानक से उसकी सांसें चलनी बंद हो गई है, और जब डॉक्टर को बताते कि बुलाया जाता है, तब तक दिमागी तौर पर बच्चे की मौत हो चुकी होती है। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने से वो 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है, और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसने बहुत ज़्यादा रोती है, मगर इलोन मस्क कहते कि वो इसके बारे में कुछ भी ना कहे, जिससे पता चलता है कि वो मेंटली भी कितना मजबूत है, जिसके बारे में बाद में जस्टिन इंटरव्यू में बताती है। कि उनका मेंटल मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, वो किसी भी सदमे में नहीं रह सकते। उनकी फितरत ही किसी भी चीज़ से आगे बढ़ने की है, और मुझे लगता है कि ये उनकी यही आदत है जो उनको औरों से अलग बनाती है। लेकिन मस्क ने अपने दुखों को भुलाकर अपना पूरा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया था। साल 2002 यही दौर था जब इलेक्ट्रॉनिक कार का भी आविष्कार हुआ। एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसका नाम जेबी स्ट्रोवल था, उसने एक पोर्स कार खरीदी और इसे एक इलेक्ट्रिकल कार में तब्दील किया। ये उस टाइम की बात थी जब टेक्नोलॉजी मूवमेंट का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किया। महीनों बीत गए, लेकिन उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला। स्ट्रोवेल हर जगह से रिजेक्ट हुए, लेकिन आखिरकार उन्हें मस्क से मिलने का मौका मिला। मस्क को इलेक्ट्रिकल कार का आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने खुद की बनाई हुई बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का आइडिया भी सोचा। वो तुरंत ही स्ट्रोवेल को फंड देने के लिए रेडी हो गए, और उनकी पार्टनरशिप सालों साल तक चली, और इस दौरान कई लोग इस बिजनेस के पार्टनर बने। और मार्टिन इवहार्ड और नॉर्थर्न कैलिफोर्निया के मार्क टारपेनिंग, ये दोनों इन्वेस्टर इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे। तो फिर इसके चलते 2003 में मस्क ने टेस्ला मोटर नाम की कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया था, जो कि महान इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेंटर थे। और इवहार्ड और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी को लॉस एंजलिस में मस्क के लिए ऑफर दिया, और वो तीनों अमेरिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते थे। वो अमेरिका की तेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, और मस्क भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के सपोर्टर थे, जिसका कारण ही था टेस्ला की शुरुआत होना। उसके मस्क चेयरमैन बने और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। जल्दी ही जेवी स्ट्रोवेल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए, और इससे एक टीम का पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां वाकई में अब कारें बनाने लगी है। जबकि BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते थे, और कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनल असेंबली संभालती थी। वो दिन अब खत्म हो चुके थे जब फोर्ड्स मोटर मटेरियल से कारें बनाया करती थी। अब तो टेस्ला के दिन शुरू हो गए थे। टेस्ला अपने मोटर बनाने वाली इलेक्ट्रिकल कार के ढांचे, असेंबली, फाइनल सब अपने आप ही तैयार करती थी। और फिर मस्क ने अपनी टीम के प्रोटोटाइप रोडस्टर पर एक कार बनाई, लेकिन वो प्रोसेस में फेल हो गई। उसमें जितना भी एफर्ट और पैसा लगा, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी, और पेपल बना के इलोन मस्क पहले ही बहुत फेमस हो गए थे, तो मीडिया को भी मस्क के बारे में छापना बहुत पसंद था। तो लोगों ने अजीबोगरीब मैसेजेस और न्यूज़ छापने चालू कर दिए, और अजीबोगरीब आर्टिकल छापने लगे। सब जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेस पर बहुत सारा पैसा लगाया है, और मस्क का अमीर सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना भी था। वो कुल मिलाकर 100 मैन से कम नहीं थे, मगर असलियत में परेशानी से गुजर रहे थे। उनकी परेशानी का कारण था टेस्ला और स्पेस एक्स की फाइनेंशियल हालत। इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट लॉन्च सब फेल हो रहे थे, और उनका बहुत सारा पैसा डूब चुका था, और प्रेस मीडिया में उनके घटिया प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रोलिंग की गई। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह हो गई थी कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी मुश्किलों में चल रही थी, और जस्टिन के साथ उनका रिश्ता भी टूटने वाला था। लेकिन टेस्ला का प्रोटोटाइप रोडस्टर दोबारा से रिक्रिएट करने की ज़रूरत थी, और इसी बीच स्पेस एक्स का फैल्कन 1 लॉन्च की तैयारी में था। दोनों प्रोजेक्ट के लिए मस्क ने टाइम और पैसा दोनों ही लगा दिया था, जिसके चलते वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते थे, और अब तो के 7 दिन ऑफिस में रहते थे, और घर से उनका नाता लगभग टूट ही गया था। और फिर 2008 में मस्क जस्टिन के खिलाफ तलाक लेने के लिए केस फाइल कर देते हैं, और जस्टिन अपने दुख खुलेआम ब्लॉग पर शेयर करती है।
जिसमें मस्क और जस्टिन के तलाक के बारे में लिखा होता है। और बिल गेट्स भी इलोन मस्क की दिमागी हालत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं और मस्क को अपने साथ छुट्टियां मनाने के लिए इनवाइट करते हैं। लंदन के इस ट्रिप में मस्क की मुलाकात तालुला राइली से होती है। मस्क की यह मुलाकात एक फिल्म सेट में हुई होती है और उन्हें डिप्रेशन से बचाने के लिए लंदन की पूरी ट्रिप में राइली उनके साथ रहती है, जिसमें वो खूब बातें करते और साथ में डिनर करते और साथ में घूमते हैं। जिसके बाद जब मस्क लॉस एंजलिस वापस आए तो राइली भी उनके पास आती है और बाद में यह उनकी दूसरी पत्नी बनती है। इस वक्त मस्क को कंपनी चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही होती है और राइली को लगता है कि कोई इस आदमी को हार्ट अटैक ना आ जाए, जिसकी वो गवाह होती है, जिसका कारण था नाकामयाबी हाथ लगना और एक के बाद एक रॉकेट फेल होना। और टेस्ला ने भी अपनी प्रोटोटाइप पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। अब ये दोनों कंपनियां कंगाल हो चुकी थी और ये कंपनी डूबने की कगार पे थी और मस्क ने अपनी मैकलेरन F1 भी बेच दी थी और घर भी गिरवी पे रख दिया था। इस दौर में मस्क काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अपने दोस्त को SpaceX और टेस्ला में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इस वक्त कंपनी का दौर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में था और एक एक एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए मस्क को पाई जोड़नी पड़ रही थी। और इस दौर में नासा अपने कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो कि सस्ते में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सप्लाई कर सके। इसके लिए मस्क ने एडी चोटी का जोर लगा दिया ताकि यह कॉन्ट्रैक्ट SpaceX को मिल जाए। और जहाँ तक टेस्ला की बात करें तो टेस्ला फंडिंग के लिए इन्वेस्टर जोड़ रही थी और इसके लिए उन्होंने अपना बचाव कुछ पैसा भी लगा दिया था और सोलर सिटी के शेयर भी बेचने पड़ गए थे। और 23 दिसंबर 2008 की सुबह एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रोजेक्ट के लिए नासा SpaceX को चुन लेती है, जिसके लिए वो 12 फ्लाइट्स के लिए 1.6 बिलियन देने का वादा करती है, जिसके चलते SpaceX की टीम में खुशी का माहौल आ जाता है और ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। मस्क खुशी से रो पड़ते हैं, जो कि इलोन मस्क की इतने सालों का मेहनत का फल था और उन्होंने अमेरिका आते ही अपना एक बच्चा भी खोया था और उनका तलाक लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी बना था और उनकी कंपनियां दिवालिया होने से बची थी और उनकी सारी ज़िंदगी का मेहनत पानी में मिलने जा रहा था। लेकिन अचानक ही इलोन मस्क के बहादुरी के चर्चे पूरे सिलिकॉन वैली से लेकर पूरी दुनिया में होने लगे। जैसे कि उनके एक दोस्त का कहना था, अगर यही चीज़ 2008 में किसी और के साथ हुआ होता वो शायद इसे झेल नहीं पाता। लेकिन इलोन मस्क ने ना ही इस प्रॉब्लम को झेला बल्कि अपनी मेहनत के दम पर इन कंपनियों को बचाकर अपने मजबूत इरादों का एक एग्जाम्पल सेट किया और उनका फैल्कन 9 ISS का सप्लाई डिलीवर करने में कामयाब रहा। मस्क फैल्कन 1 के बाद एक परफेक्ट रॉकेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। कई बार मस्क फेल हुए और उनके इंजीनियर की मेहनत बार बार फेल होती रही, लेकिन आखिरकार SpaceX ने रॉकेट लॉन्च किया और अपने कॉम्पिटिटर को धूल चटाया। और फिर एरोस्पेस के मामले में SpaceX बाकी कंपनियों से सबसे ऊपर उभर कर आया, जिसका कारण था कि बाकी कंपनियां बाहर से मंगाए हुए सप्लाई पर डिपेंड रहती थी, जबकि SpaceX पूरा रॉकेट खुद ही रेडी करता था। और इसके अलावा एरोनॉटिक्स फील्ड में उनके रॉकेट की प्राइस बाकी रॉकेट कंपनियों से कम थी और इनके बनाए रॉकेट रियूजेबल है जो अर्थ पर वापस लौट कर आते हैं, जिसका कारण था इलोन मस्क का माइंडसेट और उनके इंजीनियर्स की मेहनत जो खुद ब खुद लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। और SpaceX इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि मस्क कंपनी के CEO फाउंडर होने के बावजूद भी खुद फील्ड पर जाकर खुद हर चीज़ को चेक करते हैं और मस्क चाहते हैं कि रॉकेट को और भी सस्ता बनाया जा सके, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में हम मार्स पर अपनी कॉलोनी बसा सके। इलोन मस्क कहते हैं एरोनॉटिक इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है, लेकिन SpaceX अपने रॉकेट और स्पेसशिप को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और मस्क भी साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। और फिर 2012 में टेस्ला ने अपनी मॉडल सीडेन का सैंपल मार्केट में उतारा, जिसमें लग्जरियस लुक था और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार थी जो सिंगल बैटरी की चार्ज पर 300 माइल्स तक जा सकती थी और इसकी रफ्तार 4.2 सेकंड में 60 माइल्स तक चली जाती थी। इसमें 2 ट्रंक और 7 सीट वाली कैपेसिटी थी जिसमें 7 लोग बैठ सकते थे। इस मॉडल S में ऑयल कारों में चलने वाली इंजन के बिना बनाई गई थी और इसमें इंजन के नॉइज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है और पीछे साइड एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है और मॉडल S बाकी कार से
ज़्यादा लग्जरियस है और इसके अंदर 17 इंच का टच स्क्रीन लगा हुआ है, जहाँ से ड्राइवर कंट्रोल जैसे स्टीरियो वॉल्यूम एडजस्टिंग, एयर कंडीशनिंग, नेविगेशन सिस्टम, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, इंटरनेट कनेक्शन उसके अंदर मौजूद है, जिसके कारण ही मॉडल एस में भारी भरकम डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसे चलाने के लिए किसी चाबी या किसी इग्निशन बटन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें बैठते ही सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और फिर कार ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉडल एस में हाईवे के किनारे बनी किसी सोलर पावर स्टेशन में फ्री में आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ड्राइवर सीधा जाकर मॉडल एस के स्टोर में जाकर इसे खरीद सकता है। इस गाड़ी को ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है और इसे आपके घर तक सीधा डिलीवर कर दिया जाता है। ट्यून अप या फिर ऑयल चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती और मॉडल एस की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। और अगर कभी रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाए तो टेस्ला के इंजीनियर आकर खुद इसे लेकर जाएंगे। टेस्ला कंपनी ने एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया है जो मॉडल एस कार के साथ मिलता है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी का लोकेशन भी पता कर सकते हैं। टेस्ला ने इस गाड़ी में इस तरह के सॉफ्टवेयर को देकर और फास्ट चार्जिंग फीचर देकर कार को एक गैजेट ही बना दिया है। जैसा कि कुछ कस्टमर कहते हैं, टेस्ला ने कार को ऐसा बनाया है जैसे कि एक 4 पहियों पर रखा हुआ कंप्यूटर हो, जिसने पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया है। और राई ब्रदर्स जो इलोन मस्क के कज़न थे, वो साउथ अफ्रीका में इलोन मस्क के साथ ही पले बड़े थे और जब .com का रेवोल्यूशन आया, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली जिसका नाम एवरड्रीम था। और फिर ये भाई एक नया वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढ रहे थे और फिर उसी वक्त इलोन मस्क मिले और उन्होंने सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करने के लिए एडवाइस किया, क्योंकि उस टाइम पर सोलर पैनल खरीद कर इंस्टॉल करना बड़ा ही मुश्किल था, जिससे कि कस्टमर मुश्किल में रहते थे और उन्हें पता नहीं होता था कि सोलर पैनल को सफिशेंट तरीके से सनलाइट मिल पाएगी या नहीं। और फिर साल 2006 में राई ब्रदर्स ने सोलर सिटी नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और इनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल जाता था कि सोलर एनर्जी सोर्स किस जगह पर कंफर्टेबल है और कहाँ पर नहीं। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास एम्प्लॉय की एक टीम भी थी जो कस्टमर को पैनल इंस्टॉल करके देती थी और इसके अलावा मंथली बेस पे एक कंपनी फिक्स रेट के हिसाब से इस पैनल का बिल लेती थी। और इलोन मस्क इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिनके पास कंपनी की 30% शेयर होल्डिंग थी। और फिर 6 साल बाद सन 2012 में ये कंपनी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉल करने वाली कंपनी बनकर उभरी। इस टाइम पे ये कंपनी लोगों को घरेलू इंस्टॉलेशन देने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों को सर्विस देने लगी, जैसे कि वॉलमार्ट, इंटेल जैसी कंपनियों में भी इनके सोलर लगाए गए हैं। और फिर 2012 में ही ये कंपनी पब्लिक डोमेन में आ गई और साल 2014 में इस कंपनी की नेटवर्थ लगभग $7 बिलियन पहुंच गई। और इसके बाद मस्क ने नोट किया कि सिर्फ 1 घंटे की सोलर एनर्जी से पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड पूरी हो सकती है। तो फिर इन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला। इन्होंने बैटरी पैक्स बनाए जिन्हें चार्ज करके रात के लिए रखा जा सकता था, जिनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जाने पर किया जा सके। ये कारनामा उन्होंने सन 2014 में कर दिखाया और ये तीनों कंपनियां अलग अलग फील्ड में मास्टर बन गई। और ये मस्क की कड़ी मेहनत का ही फल था जो ये तीनों कंपनियां आज इस मुकाम पर पहुंची है, जबकि इन्हीं कंपनियों को पहले मुश्किलों का दौर झेलना पड़ा था। और आने वाले टाइम में टेस्ला की और भी ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में देखने को मिलेगी और सोलर सिटी जैसी कंपनी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और स्पेस एक्स वीकली में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान और कार्गो स्पेस में भेज सकेगा और इनके रॉकेट मून का चक्कर लगाकर वो लौट पाएंगे। और इसके बाद उनका अगला टारगेट मार्स होगा, जहाँ पर वो अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट करने की सोचेंगे। और इलोन मस्क की सबसे बड़ी यूनिफाइड थ्योरी ये है कि उनकी सारी कंपनियाँ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उनकी सोलर सिटी कंपनी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करती है और सौर पैनल प्रोवाइड करती है, जबकि टेस्ला बैटरी पैक्स बनाती है जिसे वो सोलर सिटी को बेचती है। और स्पेस एक्स टेस्ला अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और नॉलेज शेयर करती है। और ये तीनों कंपनियां मिलकर भविष्य को रिप्रेजेंट करती है और वो इंसानियत के लिए एक ऐसी एनर्जी बनाना चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, जिससे कि मानवता का विनाश होने से बच जाए। इलोन मस्क के जीवन में कई मुश्किलें आई। बचपन से स्कूल में भी बहुत परेशान किया गया और उनके पिता का रिश्ता भी काफ़ी प्रॉब्लम में रहा। बच्चे की मौत का सदमा भी झेलना पड़ा और उनकी पहली शादी भी टिक नहीं पाई।
और उन्होंने सब कुछ खो लिया था और उनकी कंपनी भी बर्बाद होते होते बची। मीडिया ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, लेकिन इसके बावजूद मस्क ने कभी हार नहीं मानी और वो अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने सपनों को पूरा किया। और वो आज भी वीकेंड में काम करते हैं, वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते और वो अपने एम्प्लॉय से भी यही चाहते हैं कि वो इस तरह से जिए। और जब वो अपनी वाइफ के साथ अफ्रीका घूमने गए थे तो उन्हें मलेरिया हो गया था, जिसके कारण वो 10 दिन तक आईसीयू में थे, जिससे कि वो मरते मरते बचे। लेकिन फिर भी वो अपने काम को ज़्यादा अहमियत देते और हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन काम करते हैं।